हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 61 रहेगा। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले आपको एक सूचना दे देते हैं। सूचना ये है कि ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया है यूपीएससी के लिए, जिसका नाम रखा गया है डायरेक्टर्स बैच 2.0। यानी कि इससे पहले भी एक बैच लॉन्च किया गया था, उसमें सफलता मिलने के बाद यह बैच लॉन्च किया गया है। इस कोर्स की वैलिडिटी 18 महीने की रहेगी, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। आप इनरोल कर लीजिएगा। यहां पर व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करवाया गया है और मेल आईडी भी प्रोवाइड करवाई गई है। तो जल्दी से आप संपर्क कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए ग्रैंड मास्टर 360 की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ में ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा एक और बैच लॉन्च किया गया है एसएससी सीजीएल के लिए। अगर आपके साथी बंधु तैयारी कर रहे हों एसएससी सीजीएल के लिए, तो उनके लिए भी सुनहरा मौका है। 10 महीने का ये कोर्स रहेगा, जिसमें टायर 1 टायर 2 दोनों एग्जाम्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। यहां पर ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर मेल आईडी के माध्यम से। ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, तो सर्च कर लीजिएगा grandmaster360.com। तो चलिए जी, वापिस आ जाइए अपनी दुनिया में। जैसे कि आपको पता है, हम टेस्ट सीरीज में चले हुए थे, तो टेस्ट सीरीज का ये आपका पार्ट नंबर 61 रहेगा। उसी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और बताइएगा कि इनमें से कौन सा उत्तर सही रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1857 की बात है ये। जब 1857 में ये विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, उस समय कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था? तो आप कहेंगे कैनिंग था उस समय। और कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था जब ये स्थापना हुई थी। तो आपको ये समझने का प्रयास करना है, इसी कैनिंग के समय में 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था, जिसके तहत सारी की सारी शक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीन ली गई और सारी शक्तियां क्राउन के हाथों में चली गई। भारत का जो गवर्नर जनरल का पद था वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और नया पद हमें देखने को मिला वायसराय का। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं, ये लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था और भारत का प्रथम वायसराय भी रहा। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? तो 1856 में ये आया था, 1862 तक ये रहा। तो 2 टाइम पीरियड आप मान सकते हैं इस कैनिंग के, यानी कि गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड कब से कब तक? 1856 से 1858 तक। यानी कि ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहा। फिर वायसराय का पद हमें देखने को मिला इस अधिनियम के तहत। तो 1858 से 1862 तक ये भारत का प्रथम वायसराय भी रहा। तो चलिए, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को ए ओ हयूम के नेतृत्व में बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जब बात करते हैं 1885 में इनका अधिवेशन कहां पे हुआ? तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है बॉम्बे में ही हुआ। और उसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो नाम आता है व्योमेश चंद्र बनर्जी का, जिन्हें हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? WC बनर्जी। अगले साल 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ और इस कोलकाता यानी कि दूसरे अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो नाम आता है दादा भाई नौरोजी का, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। तो फिर तीसरे पॉइंट के बारे में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये कब पारित किया गया था? तो बात है ये 1904 की।
जब ये पारित किया गया उस समय किसका टाइम पीरियड चल रहा था? तो कर्जन का टाइम पीरियड चल रहा था। और ये कर्जन कब से कब तक रहा यहां पर? तो आप कहेंगे 1899 में इसकी एंट्री हुई थी और 1905 तक रहा ये। इसी कर्जन के समय में 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित एक आयोग लाया गया जिसे हम कह देते हैं विश्वविद्यालय आयोग। तो विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई 1902 में। उसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था। यही है वो कर्जन जिसने भारत में क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया। फिर हम फोर्थ पॉइंट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन किसने किया था? तो आप कहेंगे 1882 में। किसका नाम आता है? तो रिपन का नाम आता है। ये रिपन कब से कब तक रहा यहां पर? तो 1880 से लेकर 1884 तक रहा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मतलब क्या है? भारत में भारतीय भाषाओं में छपने वाले पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था लीटन के द्वारा। लीटन ने यह प्रतिबंध कब लगाया था? 1878 में। और इस लीटन का टाइम पीरियड 1876 से 1880 तक रहा। इस लीटन ने भारत में भारतीय भाषाओं में छपने वाले पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन जब रिपन की एंट्री हुई 1880 में तो उसने अपने कार्यकाल के शुरू होने के 2 साल बाद इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था, यानी कि खत्म कर दिया था। इसी वजह से रिपन को एक उदारवादी कहा जाता है, उदारवादी वायसराय। तो यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? A1, B4, C2, D3, यानी जिन्होंने डी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। दिल्ली सल्तनत कालीन दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दीवान ए अर्ज क्या है, यानी कि ये सेना विभाग से संबंधित था। सेना विभाग से संबंधित इस दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने लिखा होगा ना बहाउद्दीन बलबन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहाउद्दीन बलबन का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1265 से लेकर 1287 तक का ये टाइम पीरियड रहा बलबन का। और ये बलबन कौन से वंश का था? तो दिल्ली वंश का सबसे पहला वंश गुलाम वंश, उसी का ये एक सुल्तान रहा। गुलाम वंश की जब बात कर रहे होते हैं तो इस वंश की स्थापना किसने की थी? तो नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में इसकी नींव रखी थी और ये वंश ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला, तो 1290 तक ये वंश सत्ता में रहा, गुलाम वंश। तो फिर जैसे बात करते हैं इस बहाउद्दीन बलबन ने और क्या क्या कार्य करवाए थे। इसी बहाउद्दीन बलबन ने भारत में एक फारसी त्योहार शुरू करवाया जिसका नाम है नौरूज। ये एक फारसी त्योहार, फसलों के पक जाने पर यह त्योहार मनाया जाता है। इसी बलबन ने भारत में सजदा प्रणाली शुरू की। सजदा प्रणाली यानी कि आपको पता है सुल्तान के सामने खड़े होकर एक हाथ से सजदा किया करते हैं। और इसी बलबन ने भारत में पैबोस प्रथा शुरू की थी। पैबोस प्रथा यानी कि पैरों को चूमने की प्रथा भी इसी बलबन ने शुरू की। तो ये पॉइंट आपका कवर हो गया। फिर चलते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानने के लिए। ये अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक सत्ता में रहा? तो ये 1296 से लेकर 1316 तक रहा था और यह खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान साबित हुआ। खिलजी वंश का जब हम खिलजी वंश की बात कर रहे होते हैं तो इसकी नींव 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रखी थी। 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कड़ा मणिकपुर नामक जगह पर अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया और वहां पर गद्दी हासिल कर ली थी। यह खिलजी वंश सबसे कम समय तक सत्ता में रहा, यानी कि इस खिलजी वंश के सुल्तानों ने सबसे कम समय तक शासन किया था पूरे दिल्ली सल्तनत में। 1290 से लेकर 1320 तक ये खिलजी वंश सत्ता में रहा। फिर हम बात कर रहे होते हैं तुगलक वंश के बारे में। जब हम तुगलक वंश की बात करते हैं तो इस तुगलक वंश की स्थापना गाजी तुगलक ने की थी 1320 में और ये वंश 1414 तक सत्ता में रहा। इसी
तुगलक वंश के संस्थापक गाजी तुगलक का एक बेटा था, जो बड़ा होकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, वो 1325 में गद्दी पर बैठा और 1351 तक गद्दी पर रहा। ठीक है, इस मोहम्मद बिन तुगलक ने, आप कह सकते हैं, बहुत सारे काम करवाए, लेकिन कोई भी काम इसका ठीक नहीं हुआ। इसी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा बेवकूफ कहा जाता है, यानी कि जो भी काम ये करता था वो सारे के सारे उल्टे ही होते थे। इसी वजह से इस मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विभाग बनाया था, दीवान ए आमिर को ही। तो दीवान ए आमिर को ही विभाग किसने बनाया? तो नाम लिख देना, मोहम्मद बिन तुगलक का। और ये कौन सा विभाग था? तो ये एक कृषि से संबंधित विभाग था। हालांकि नहर का निर्माण सबसे पहले तुगलक वंश के संस्थापक गाजी तुगलक ने करवाया था, लेकिन बाद में बहुतायत मात्रा में नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ये फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। 1351 से लेकर 1387 तक लगभग ये सत्ता में रहा। और इस फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर कहा जाए तो इसने कई शहरों का निर्माण भी करवाया था, जैसे कि आपने नाम सुना होगा हिसार। वर्तमान में ये हिसार हरियाणा का एक जिला है, जिसे पहले हिसार ए फिरोजा के नाम से जाना जाता था। इस हिसार को भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। हिसार के पास में एक और डिस्ट्रिक्ट लगता है हरियाणा में, जिसे हम फतेहाबाद के नाम से जानते हैं। ये फतेहाबाद भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फतेहाबाद को हरियाणा की गुलाबी नगरी कहा जाता है। और यूपी में एक जगह पड़ती है जौनपुर, ये जौनपुर भी किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जब आप दिल्ली एनसीआर में जाएंगे तो वहां पर आपको फिरोज शाह दुर्ग मिलेगा, तो वो भी किसने बसाया था? इसी मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया। बहुतायत मात्रा में नहरों का निर्माण करने का श्रेय भी किसे दिया जाता है? फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। और ये फिरोज शाह तुगलक खुद एक अच्छा राइटर भी था। इसने रचनाएं भी लिखी, यानी कि अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। और विभाग कौन कौन से बनाए? तो एक का नाम आता है दीवान ए खैरात। नाम से ही पता चल रहा है, खैरात का मतलब क्या होता है? एक वैसे ही फ्री में मिल जाना, यानी कि दान। तो दान से संबंधित विभाग की स्थापना, यानी दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक का नाम आप लिख देना। फिरोज शाह तुगलक ने एक बंदी विभाग भी बनाया था, जिसे हम क्या बोल देते हैं? दीवान ए बंदगान। तो इस प्रकार आपको यह बिंदु भी ध्यान में रखना है। तो बंदी विभाग की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की। कहा जाता है कि लाखों की संख्या में फिरोज शाह तुगलक के पास में बंदी हुआ करते थे। तो ये पॉइंट आपका कवर हुआ। अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से जो श्रीमती एनी बेसेंट से संबंधित है, तो उनके बारे में आपको बताना है। जब हम एनी बेसेंट की बात कर रहे होते हैं तो एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। तो इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को हुआ लंदन में, यानी कि इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। और बाद में आपको पता है ये भारत में आई थी, भारत में ही रहने लगी, भारतीय दर्शन को बड़े बेहतरीन तरीके से समझा और उसका प्रचार प्रसार भी किया। तो 20 सितंबर 1933 को इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी? भारत में ही हुई, चेन्नई में। तो इनसे संबंधित कौन सी जो बात है वो ठीक रहेगी? कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, ये इनके 2 अखबार आया करते थे, तो ये आपका ठीक रहेगा। एनी बेसेंट को मां वसंत भी कहा जाता है, मां वसंत। तो देशवासियों ने उन्हें मां वसंत कहकर सम्मानित किया। और महात्मा गांधी ने इनको वसंत देवी की उपाधि दी। वसंत देवी की उपाधि इनको किसने दी थी? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी ने। तो ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे समय बीतता चला गया, इनकी शादी हुई थी एक पादरी से, जिनका नाम था रेवरेंड फ्रैंक बेसेंट। और इसी वजह से इनका नाम एनी बेसेंट पड़ गया, यानी कि श्रीमती एनी बेसेंट। तो फ्रैंक बेसेंट की ये पत्नी थी, इसकी वजह से ये बेसेंट कहलाई। बाद में फिर इनकी मुलाकात मैडम ब्लावत्स्की के साथ हुई थी 1882 में।
1882 में इनकी शुरुआत, मतलब एक मुलाकात हुई मैडम ब्लावत्स्की के साथ, और पूर्ण रूप से ये संत संस्कारों वाली महिला फिर बन गई थी। और कहा जाता है कि 1889 के आसपास ने उन्होंने घोषणा करके स्वयं को थियोसोफिस्ट घोषित कर दिया था और अपना जीवन भारत की सेवा में अर्पित करने की घोषणा की थी। और करते करते 1893 जब आया तो भारत में ये आ गई। भारत में आने के बाद इन्होंने यहीं पर रहना प्रारंभ कर दिया। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी क्षेत्र में ये रहने लगी और बाद में इन्होंने कहा कि मेरी कर्म भूमि भारत ही है, और वो फिर भारत में ही रही काफी लंबे समय के बाद। फिर जैसे थोड़ा समय बीतता चला गया, भारत में आने के 5-6 साल बाद में यानी कि 1898 में इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो नाम लिख देना, एनी बेसेंट का। और फिर इन्होंने सामाजिक बुराइयों से लड़ना शुरू किया, जैसे कि बाल विवाह, जातीय व्यवस्था, विधवा विवाह आदि को दूर करने के लिए इन्होंने प्रयास किए। तो फिर इन संबंधित इन्होंने एक संस्था भी बनाई, उसका नाम रखा गया ब्रदर्स ऑफ सर्विस। तो ब्रदर्स ऑफ सर्विस जो संस्था थी वो भी इन्हीं के सानिध्य में बनी थी, ताकि जितनी भी कुरीतियां हैं, जैसे छुआछूत की बात है या फिर जिन बच्चों की शादियां जल्दी हो जाती हैं वो शादियां जल्दी ना हो, ठीक है, इन सब कुरीतियों से लड़ने के लिए इन्होंने ये शुरुआत की थी। और थोड़ा समय बीतता चला गया तो फिर इन्होंने, जैसे आपको पता है 1916 में बाल गंगाधर तिलक एक आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे, होम रूल लीग आंदोलन। इन्होंने भी फिर क्या किया, इन्होंने भी मद्रास से उस होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर अगले साल 1917 में स्पेशल हुआ, कुछ खास हुआ, इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक न्योता मिला, यानी कि इनको अध्यक्षता करने का मौका मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1917 में कहां पे हुआ था? तो आपको पता है ये अधिवेशन कोलकाता में हुआ। तो कोलकाता अधिवेशन जो कि 1917 में हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। इससे पहले किसी भी महिला ने अध्यक्षता नहीं की थी। तो ये पहली भारतीय महिला तो नहीं बोलेंगे, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ये पहली महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली। कई बार आपको पढ़ने को मिलता है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो फिर नाम आता है श्रीमती सरोजिनी नायडू का। उन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करने के साथ वो हमारे भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी। लेकिन सिंपल आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली महिला कौन थी जिन्होंने अध्यक्षता की, तो नाम लिख देना एनी बेसेंट का। और फिर इस प्रकार से ये एनी बेसेंट का जीवन रहा। इनके 2 अखबार भी आया करते थे, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइएगा कि इनमें से कौन सा कथन सही रहेगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो यूपीएससी 2016 में पूछा गया था, तो इसमें कौन सा ठीक रहेगा? तो सबसे पहले आपको समझ लेना है कि ये कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के कौन से वंश के थे। तो जैसे हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य में हम टोटल 4 वंशों की बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला वंश संगम वंश हुआ, दूसरा वंश तुलु वंश हुआ, और तीसरा वंश जिसे हम दूसरा वंश सुलु वंश हुआ, और तीसरा वंश तुलु वंश हुआ, और चौथा वंश जिसे हम अराविडु वंश के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार ये विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंश हुए थे। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने अपने बाकी 3 भाइयों के साथ मिलकर की थी 1336 में, जब उत्तरी भारत में मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठे हुए थे। फिर बाद में क्या हुआ था, सुलु वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने की, और तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी 1505 में, और वो 1509 तक गद्दी पर रहे थे।
और बाद में वीर नरसिंह के छोटे भाई गद्दी पर बैठे। वीर नरसिंह के छोटे भाई कौन थे? तो नाम आता है कृष्णदेवराय का। ये कृष्णदेवराय एक अच्छे योद्धा भी थे, एक अच्छे राइटर भी थे, एक अच्छे साहित्यकार भी आप इन्हें कह सकते हैं। कृष्णदेवराय का टाइम पीरियड 1509 से लेकर 1529 तक का माना जाता है। कृष्णदेवराय के समय में कौन सी भाषा फली फूली? तो आप कहेंगे इस विजयनगर साम्राज्य की आधिकारिक भाषा तेलुगु हुआ करती थी। तो तेलुगु भाषा को संरक्षण मिला था विजयनगर साम्राज्य के समय में। कृष्णदेवराय को तेलुगु भाषा में भी रचना लिखने का मौका मिला और इन्होंने जाम्बवती कल्याणम नामक एक रचना संस्कृत में भी लिखी। इनके दरबार में कई तेलुगु भाषी कवि रहा करते थे। तो ठीक है ना, इनका शासनकाल तेलुगु साहित्य के लिए आप कहेंगे क्लासी युग कहा जाता है। अब थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। ये उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा थे, ऐसा कहा है बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में। तो आपको पता है बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसे हम बाबरनामा के नाम से जानते हैं। तो बाबरनामा में बाबर ने कृष्णदेवराय के बारे में बताया है कि वो उस समय भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा थे। तो राजा कृष्णदेवराय जब गद्दी पर बैठे हुए थे तो इनकी कराधान व्यवस्था के बारे में हमें कुछ कथनों के बारे में बातें करनी है। तो भूमि की गुणवत्ता के आधार पे भू राजस्व की दर नियत होती थी। तो पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, यानी कि भूमि से जितनी पैदावार होगी उसकी किस्म जो है वही निर्धारित करेगी कि भू राजस्व कितना लिया जाए। अगर अच्छी पैदावार हो रही है तो भू राजस्व ज्यादा होगा, कम पैदावार हो रही है तो कम राजस्व उससे वसूला जाएगा। तो बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा पॉइंट क्या है? कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर दिया करते थे। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। कारखानों के जो निजी स्वामी हुआ करते थे वो एक टैक्स दिया करते थे जिसे औद्योगिक कर कहा जाता था। तो दोनों ही पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। कृष्णदेवराय इस पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा रहे और जैसे इनको कुछ उपाधियां भी मिली थी। आंध्र भोज इन्हें कहा जाता है, इनको अभिनव भोज भी कहा जाता है, अभिनव भोज। और साथ साथ में इनको आंध्र पितामह की उपाधि भी दी गई, आंध्र पितामह। तो इस प्रकार इनको कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। तो इनके समय में जो गैर कृषि भूमि हुआ करती थी उसको भी कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए बेहतरीन प्रयास किए गए। एक टैक्स लगा करता था जब शादियां हुआ करती थी, यानी कि विवाह से संबंधित टैक्स होता था जिसे विवाह कर कहते थे। उस विवाह कर को भी इन्होंने समाप्त कर दिया था। तो ऐसे थे राजा कृष्णदेवराय। अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। संस्कृत महाकाव्य महाभारत का अनुवाद अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा में किया गया, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। महाभारत का फारसी में अनुवाद जब किया गया अकबर के समय में उसे नाम दिया गया था रजमनामा। रजमनामा का मतलब क्या होता है? युद्धों की पुस्तक, युद्धों की पुस्तक। जैसे कि जब हम अकबर के टाइम पीरियड की बात कर रहे होते हैं, अकबर का शासनकाल 1556 से शुरू हुआ और 1605 तक रहा। इस अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान एक विभाग की स्थापना की थी जिसे हम अनुवाद विभाग कह देते हैं। अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने अपने शाही राजकवि के नेतृत्व में, जिसे हम क्या बोल देते हैं, फैजी। तो फैजी के मुख्य अध्यक्षता में इस विभाग की स्थापना की गई। इसी विभाग के तहत बहुत सारे भारतीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया गया। तो जैसे महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ उनके समय में, तो किस किस का नाम आता है? तो नाम लिया जाता है नकीब खां का, नकीब खां, शेख सुल्तान, और एक नाम आपने और भी सुना होगा अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। और इसी के साथ में फैजी का तो साथ था ही। इन सब लोगों ने मिलकर रामायण का फारसी में अनुवाद किया और महाभारत का भी
फारसी में अनुवाद करवाया। तो और भी बहुत सारे भारतीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया गया। जैसे आपने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होंगी, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद दो अलग अलग लोगों ने किया था। एक का नाम आता है अबुल फजल। अबुल फजल ने भी पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। और एक नाम आपने जरूर सुना होगा, मौलाना हुसैन फैज। मौलाना हुसैन फैज ने भी पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया। तो इन दोनों ने अलग अलग नाम रखे इस फारसी में अनुवाद करने के बाद। जब अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करवाया तो उसने क्या नाम रखा इसका, अनवर ए सादात। अनवर ए सादात नाम रखा अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करने के बाद। मौलाना हुसैन फैज ने जब पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया तो उसने फिर क्या नाम रखा, यार ए दानिश। तो इस प्रकार ये कुछ ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया गया। और जैसे बात कर रहे होते हैं हम, आपको पता है भारतीय ग्रंथों में अथर्ववेद का भी महत्वपूर्ण स्थान है। 4 वेदों में से जो सबसे बाद में रचा गया अथर्ववेद, उस अथर्ववेद का भी फारसी में अनुवाद किया गया था इसके समय में। तो किसने किया था, तो नाम आता है इब्राहिम सरहदी। हाजी इब्राहिम सरहदी का नाम आता है अथर्ववेद का फारसी अनुवाद करने में। राज तिरंगिणी के बारे में तो आपको पता ही होगा, राज तिरंगिणी। इस राज तिरंगिणी के मूल लेखक कौन थे, तो कश्मीर का इतिहास बताती है ये पुस्तक, जिसे हम राज तिरंगिणी के नाम से जानते हैं, जो कल्लण ने लिखी थी। कल्लण ने ये रचना लिखी कश्मीर के बारे में। तो अगर आपको कश्मीर के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो राज तिरंगिणी आप पुस्तक पढ़ लीजिएगा। इसी राज तिरंगिणी का फारसी में अनुवाद कर दिया गया। किसने किया था, तो नाम आता है मुल्ला शाह मोहम्मद। तो मुल्ला शाह मोहम्मद ने अकबर के टाइम पीरियड के दौरान राज तिरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया। और फिर जैसे बात कर रहे होते हैं हम, एक आपने ग्रंथ और सुना होगा, लीलावती। लीलावती ग्रंथ जो था उसका भी फारसी में अनुवाद कर दिया गया। और ये काम किसने किया, फैजी ने, जो एक अच्छे कवि थे अकबर के समय के। अकबर ने फैजी के नेतृत्व में ही तो अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। ठीक है। और जैसे बात करते हैं फैजी ने और क्या काम किया लीलावती के अलावा, तो आप कहेंगे इसने सूरदास के द्वारा लिखी गई रचना नल दमयंती का भी फारसी में अनुवाद कर दिया था। इस प्रकार से बहुत सारे और ग्रंथों का भी अकबर के समय में फारसी में अनुवाद हुआ। जैसे भागवत पुराण की हम बात करते हैं, भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किसने करवाया, अकबर ने करवाया। और किसके हाथों से, तो आप कहेंगे टोडरमल ने। मूल रूप से टोडरमल ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है। और सिंहासन बत्तीसी, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। सिंहासन बत्तीसी का भी फारसी में अनुवाद कर दिया गया अकबर के समय में। और ये किसने किया था, तो नाम आता है अब्दुल कादिर बदायूनी। तो ठीक है ना। इस प्रकार ये बिंदु भी आपको ध्यान में रखने हैं। और एक बड़ा ही फेमस जैसे आपको किरदार रहा बाबर का। बाबर ने अपनी पुस्तक लिखी थी बाबरनामा। उस बाबरनामा में बाबर ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी वर्णन किया है और बताया था कि उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेवराय ही थे। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कर दिया गया। और किसने किया था, तो नाम आता है, किसका नाम आता है, अबुल फजल का। तो इस प्रकार से बहुत सारे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया अकबर के समय में। इसी वजह से अकबर के शासनकाल को साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। जो ज्ञान भारतीय भाषाओं में छपा हुआ था वो अब फारसी भाषा में भी छप गया। फारसी भाषा को समझने वाले बोलने वाले लोग भी अब भारतीय ज्ञान से वाकिफ हो गए थे अकबर के टाइम पीरियड में। तो इसी वजह से अकबर का टाइम पीरियड साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है ना। तो चलो जी, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से ठीक रहेगा।
भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा आपका ठीक है, यानी कि जो पारंपरिक साड़ी और वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात हैं, तो कौन सा इसमें ठीक रहेगा। तो एक तो इसमें नाम आता है चंदेरी का और दूसरा नाम आता है इसमें कांचीपुरम का। यही दो शहर हैं जो पारंपरिक साड़ी और वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात थे, यानी कि विख्यात हैं। तो केवल 2 और 3 इनमें से ठीक रहेगा, चंदेरी और कांचीपुरम। वैसे तो अगर हम साड़ियों की बात करते हैं तो अलग अलग शैलियों की साड़ियां होती है, जैसे कांजीवरम की साड़ी, बनारसी साड़ी, पटोला साड़ी, हकोबा, इस प्रकार की मुख्यतः साड़ी हमें देखने को मिलती है। तो जब हम करनाल की बात कर रहे होते हैं, ये करनाल कहां पर है, तो ये हरियाणा राज्य का एक शहर है। इस करनाल के बारे में अगर बात की जाए तो ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ, तो आप कहेंगे यमुना नदी के किनारे बसा हुआ ये एक प्राचीन कह सकते हैं कि शहर है, ऊंचे भाग पर ये स्थित है। और करनाल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे ये तो कंबल और जूते के लिए प्रसिद्ध है। कंबल और जूते के लिए, साड़ी उत्पादन के लिए यानी कि वस्त्र उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध नहीं है। जब हम भद्राचलम की बात कर रहे होते हैं, भद्राचलम कहां पर है, तो आप कहेंगे ये तो तेलंगाना में है। तेलंगाना हमारे भारत का एक राज्य है, तो वहां पर है ये। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है भद्राचलम, वहां पर एक मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर का नाम क्या है, श्री रामचंद्र सीता स्वामी मंदिर। श्री रामचंद्र सीता स्वामी मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है भद्राचलम। बाकी जो 2 पॉइंट है, चंदेरी की बात करें या कांचीपुरम की बात करें, ये जो है ये साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। जब हम चंदेरी की बात कर रहे होते हैं तो ये आपकी कहां पे है, तो ये मध्य प्रदेश क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश में चंदेरी की साड़ियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। और कांचीपुरम की बात अगर हम करें तो कांचीपुरम कहां पर है, तो आप कहेंगे ये तो तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु के कांचीपुरम में साड़ियां बहुत उत्पादित होती हैं, बहुत विख्यात हैं। तो थोड़ा थोड़ा अगर हम राज्यों की दृष्टि से अगर देखें तो जैसे आप राजस्थान में जाएंगे ना, तो राजस्थान में भी साड़ियां बड़ी प्रसिद्ध है। और साड़ी को हम क्या बोल देते हैं, बंधेज साड़ी, बंधेज, ठीक है। और गुजरात में जब आप जाएंगे तो गुजरात की भी एक साड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, जिसे आप क्या बोल देते हैं, गठोड़ा, या फिर आप एक नाम देते हैं पटोला साड़ी, ठीक है ना। तो ये गुजरात की है। जब आप बिहार क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर भी क्या है, साड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, जिसे आप बोल देते हैं तसर साड़ी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आप जब जाएंगे तो वहां पर भी साड़ी बड़ी प्रसिद्ध है। कई बार उसे हम कह देते हैं छत्तीसगढ़ी साड़ी, या फिर कोसा रेशमी साड़ी भी उसे बोल दिया जाता है। कोसा रेशमी साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ की। महाराष्ट्र में भी पारंपरिक साड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, पैठानी। पैठानी साड़ी महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में जब आप जाएंगे तो वहां की कौन सी साड़ी प्रसिद्ध है, तांची साड़ी, ठीक है। तांची के अलावा जामदानी साड़ी प्रसिद्ध है, जामवर साड़ी भी प्रसिद्ध है, और ज्यादा से ज्यादा शब्द प्रयोग होता है बनारसी साड़ी। तो ये भी क्या है, बड़ी प्रसिद्ध साड़ी है, ठीक है। और एक चलो और बता देते हैं, असम। असम क्षेत्र में भी क्या है, एक साड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, जिसे हम मूंगा रेशम की साड़ी बोल देते हैं, मूंगा रेशम। ओडिशा में जब आप जाएंगे, ओडिशा चलो साइड में लिख देते हैं, ओडिशा। ओडिशा की एक साड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, उसे हम क्या बोल देते हैं, बोमकई साड़ी। तो इस प्रकार ये कुछ साड़ियों के नाम दिए गए हैं, वो यहां पर मैंने लिख दिए हैं, आपको यहां पर ये समझ लेना है। तो चलिए जी, आज की कहानी हम यहीं पर रखते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूपीएससी का बैच लॉन्च कर दिया गया है ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा। आप इनरोल कर लीजिएगा जल्दी से। और क्वेरीज के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं।
ठीक है, तो चलिए जी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।